निजी सफलता की भौतिकी स्वयं से ज्यादा शक्तिशाली कैसे बनाएं? केन ने कोच के ठीक बाहर पहाड़ियों में घुमावदार सड़क पर कार चला रहा था। वह एक प्रतिष्ठित समूह के आगामी सदस्य से मिलने जा रहा था। वह जितना आगे जाता था, सड़क के दांत और उतने ही ज्यादा लंबे और हरे पेड़ नजर आते थे। मकान ज्यादा दूर दूर दिख रहे थे। ज्यादा ठंडी हवा में सांस लेने के लिए उसने अपनी कार की खिड़की खोल दी। इसका उनका दिमाग तरोताजा हो गया और अगली फिजिकल शिक्षा जो उसे बताने वाली थी, उसके लिए वह तैयार हो गया। पैट ने भौतिकी की प्रोफेसर पैट की वेबसाइट लिंक भेज दी। नतीजा ये हुआ कि पैट से मिलने से पहले ही केन उनके प्रति श्रद्धायुक्त होकर रखने लगा। वे तमाम तरह के प्रेशर झेल चुकी थी और कुछ बेहतरीन आश्चर्यजनक खोजें कर चुकी थी। उनके नाम पर एक वैज्ञानिक अवधारणा का भी नामकरण हुआ था। जब उसने पहाड़ी के ऊपर पैट के घर के सामने कार रोकी, तो वहां से शहर का सुंदर नजारा दिख रहा था। उसके मन में पागलपन भरा विचार आया कि कहीं मुलाकात के अंत में वे उसकी परीक्षा न ले लेंगे। पैट ने खिली मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। दो लैब्राडोर पूंछ हिलाते हुए बाहर निकले। जब वह चलकर आई तो उसे कॉफी की स्वागत भरी खुशबू आई। लेकिन पैट के होलिये को देखकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित था और पैट ने उसे तुरंत लिपट लिया। आपको इसकी उम्मीद नहीं थी? उन्होंने कहा और वे अब भी मुस्कुरा ही रही थी। माफ करें, केन ने ऑफिस के बाद जीन्स और टी शर्ट पहन ली थी। वह जानता था कि पैट उस दिन घर से ही ऑफिस का काम कर रही थी। अगर वह घर पर काम करता तो शायद सारे समय जीन्स ही पहनता। पैट ने जीन्स पर कैजुअल टी शर्ट पहनी थी जो अंदर दबी नहीं थी। अजीब बात यह थी कि उन्होंने ऊंची हील वाले जूते भी पहन रखे थे। पैट हंसी और उसे किचन की ओर ले गई। उनकी हील टाइल फ्लोर पर खटखटा की आवाज कर रही थी। वे हंसते हुए बोली, ओह हाँ, इसका कारण मैं बाद में बताऊंगी। केन ने कंधे उचकाए और दबी हंसी निकाली। उसने सोचा, अगर आप पदार्थ, काल और अंतरिक्ष के रहस्य सुलझा रहे हैं तो आप जो चाहे वो पहन सकते हैं। पैट ने उसके लिए कॉफी बनाई थी। हर अच्छे शिष्य की तरह पैट यह पता लगाने के लिए उत्सुक थी कि केन ने अपने पिछले सत्र में क्या सीखा था। देखिए, मुझे महसूस हुआ कि प्रेरणा की कमी मुझे चीजें प्राप्त करने से रोक रही थी, लेकिन कार्लोस ने मेरी आंखें खोल दी और बताया कि मैं इस स्थिति को दूसरे तरीके से भी देख सकता हूँ। केन ने कहा और अपनी नोटबुक खोलकर पैट को वह रेखा चित्र दिखाया जो कार्लोस ने खींच दिया था। डायग्राम: प्रेरणा विद अ फॉरवर्ड एरो टू कार्य और कार्य से प्रेरणा की ओर एक कर्व्ड एरो। पैट ने सिर हिलाकर उसे आगे बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए उसने प्रेरणा और कार्य संबंधी मुख्य बिंदु पढ़े। प्रेरणा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कार्य को बढ़ाना है। मैं किसी कार्य को जितना ज्यादा करूंगा, उसे करने के लिए उतना ही ज्यादा प्रेरित होऊंगा। शुरू करने का तरीका कार्य करना है, भले ही यह कोई छोटा कार्य ही क्यों ना हो। मेरे लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। मुझे ऐसे कार्य चुनना चाहिए जो मेरे लक्ष्य हासिल करने में मेरी मदद करें, और फिर उसे निपुण बनना चाहिए, यानी कार्य कुशलता। पैट के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ा खोया खोया भाव भी था। कैन समझ गया कि उनके दिमाग की बत्ती जल गई है। पैट ने कहा, जरा इधर आओ कैन। वह पैट के पीछे पलकें चलाने लगी और वे उसकी ओर चल दिए। रास्ते में पैट ने उसका परिचय अपने दो बच्चों से कराया जो होमवर्क करने में व्यस्त थे। कैन को लग रहा था कि वे पैट के ऑफिस की ओर जा रहे हैं, इसलिए वह हॉल के अंत में एक बड़े खुले प्लेरूम में खुद को पाकर हैरान हुआ। वहीं खिलौने और जिम के उपकरण बिखरे हुए थे। वहीं एक एयर हॉकी टेबल थी। एयर हॉकी ज्यादा खेली है केन? पैट ने पूछा। हालांकि केन के चेहरे के भाव ने उनके सवाल का पहले ही जवाब दे दिया था। आप कह सकते हैं आपके बच्चे वाकई खुशकिस्मत हैं। वह एक पैडल उठाने से खुद को रोक नहीं पाया। पक यानी एयर हॉकी की डिस्क टेबल के बीच में रखी थी। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि वहां जो पक रखी है वह आप हैं। पैट ने कहा, आप प्रेरणाहीन महसूस कर रहे हैं, कोई कार्य शुरू नहीं कर पाते, आप अटक गए हैं, गतिहीन हैं। ठीक है, केन ने कहा। वह जानता था कि यह कैसा महसूस होता है। आपके साथ क्या होगा केन? देखिए, मुझे लगता है कि मैं अनिश्चित अवस्था में ही बैठा रहूंगा, कुछ ना करते हुए आगे ना बढ़ूंगा। उसकी आवाज धीमी हो गई थी, जब तक कि वह सीधा हुआ, टेबल पर झुका और अपने पैडल से पक को मारकर उसे गतिमान कर दिया। हाँ, पैट ने एक पैडल उठाया और पक को हल्का धक्का दिया जब यह टेबल के उनके सिरे पर पहुंची। अब आप गति में हैं। फिर पैट ने एयर जेट्स चालू कर दिए और वे दोनों सामान्य अंदाज में पक को इधर से उधर मारते रहे। उन्होंने केन से पूछा, कि आप हैरान होंगे अगर मैं आपको यह बताऊं कि आपने अभी अभी तैराकी के बुनियादी नियम को देखा है? सच्चाई से कहें तो सर आइजैक न्यूटन का गति का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम? केन ने कहा। वह जानता था कि वे अपने क्षेत्र में शिखर पर थी, इसलिए उसने मान लिया था कि वे उत्कृष्ट बनने के बारे में सलाह देंगी। लेकिन वास्तविक भौतिकी? 1% के फॉर्मूले का एक प्रमुख हिस्सा यह गति का नियम है, जिसे न्यूटन ने पहली बार खोजा था, पैट ने कहा। केन उनकी बातों पर पूरा ध्यान दे रहा था। यह सुनिश्चित करते हुए उन्होंने उसे नियम बता दिया।
जब तक कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा कार्य ना किया जाए, स्थिर अवस्था में रखी गई वस्तु स्थिर ही बनी रहती है और गतिमान वस्तु गतिमान ही बनी रहती है। मुझे इसे स्पष्ट करने दो। अगर मैं स्थिर अवस्था में हूं, तो यह स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कोई शक्ति मुझ पर कार्य ना करे। दूसरी तरफ, अगर मैं गतिमान हूं, तो यह गतिमान ही बनी रहेगी जब तक कि कोई शक्ति मुझ पर कार्य ना करे। पैट ने सर हिलाया और केन के दिमाग की बत्ती जैसे जल उठी। उसने कहा, इसलिए मैं कई बार ऐसे दौर से गुजरता हूं जब मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाता हूं, जब तक कि कोई घटना मुझे गतिमान नहीं कर देती। बिल्कुल केन, आप एक जानी पहचानी दीवार में अटक जाते हैं, लेकिन फिर कोई बाहरी परिस्थिति आती है। यह अर्थव्यवस्था का परिवर्तन हो सकता है, कोई बीमारी या आपके पारिवारिक जीवन में कोई परिवर्तन हो सकता है। शक्ति चाहे जो हो, आपके आगे एक परिवर्तन की प्रतीक्षा कर देती है, जिस तरह की आपने पग को मारकर उसे गतिमान कर दिया। केन इस सिद्धांत के अर्थ समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब वह सोच विचार में खोया था, तो पैट ने पग को उनके दोस्तों वाले गोल्फ कोर्स में डाल दिया। उसने इसे उठाया, दोबारा खेल में लाया और बोला, जब मैं खुद को हिलाने के लिए किसी परिस्थिति का इंतजार करता हूं, तो मैं अंततः शायद ही कभी वह कर पाता हूं जो मैं सचमुच करना चाहता हूं। मैं तो आवश्यक कार्य ही करता हूं जो मुझे करना ही होता है। देखिए, यही तो इसकी खूबी है। आप निर्जीव हॉकी पक नहीं हैं, बल्कि इच्छा शक्ति वाले इंसान हैं। इसलिए आपको बैठकर उन परिस्थितियों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है जो आपको सक्रिय होने के लिए विवश कर दें। आप वह कर सकते हैं जिसका कार्लोस ने सुझाव दिया था। अपने जीवन के किसी क्षेत्र जो आपके लिए महत्वपूर्ण है को बेहतर बनाने के लिए कोई एक कार्य करें। चूंकि न्यूटन का नियम कारगर है, इसलिए एक बार जब आप खुद को गति में ले आते हैं, तो आप गति में ही बने रहेंगे। लेकिन एक पल तो ठहरें, अगर यह सच होता तो वह एक अंट में टेबल पर स्थिर कैसे हो गई? केन ने पूछा। यदि कोई गतिमान चीज गति में ही बनी रहती है, तो पग को तो अभी भी टेबल पर चारों तरफ घूमते रहना चाहिए था। ये बताइए, आप मेरे कोर्स में नाम कब लिखा रहे हैं? पैट ने जवाब दिया और उनकी आंखें चमक रही थी। केन उस तरह का विद्यार्थी था जिसे सिखाना मजेदार था। उन्होंने एयरजेट्स की स्विच बंद कर दी और पग को टेबल पर बहुत धीमी गति से रखा। उन्होंने पग को धीमी गति की ओर देखा और अंत में वह टेबल के बीच में रुक गई। केन ने थोड़ा विजयी अंदाज से पैट की ओर देखा, मानो कह रहे हो, देखा? अरे, प्रोफेसर ने आखिरकार कह दिया। एयरजेट्स की वजह से चारों तरफ घर्षण था। अब मैंने उन्हें बंद कर दिया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दरअसल एक शक्ति है जो पग पर कार्य कर रही है। बस बात यह है कि यह एक अदृश्य शक्ति है और एयरजेट्स की वजह से चलने पर भी थोड़ा बहुत घर्षण होता है। इसलिए अगर आप पग को मारना बंद कर देते हैं तो वह रुक जाती है। सही कहा, उन्होंने जवाब दिया। एक बार जब कोई शक्ति किसी चीज को रोक देती है, तो न्यूटन हमें बताते हैं कि निष्क्रियता इसे वहीं रोक रखती है। निष्क्रियता उत्कृष्ट की चाह रखने वाले हर व्यक्ति की शत्रु है, क्योंकि यह आपको आगे नहीं बढ़ाती है, बल्कि गतिहीन विश्राम की अवस्था में बनाए रखती है। इसलिए प्रेरणा कार्य समीकरण के कार्य वाले हिस्से से शुरू करना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पैर को दूसरे पैर के सामने रखकर ही मैं खुद को गति में ले आऊंगा। यह बोलकर केन अब पूरी तरह समझ गया। मैं सहमत हूं, उन्होंने कहा, और उन्होंने आगे कहा, जब आप गति में आ जाते हैं तो आप उस शुरुआती निष्क्रियता से उबर चुके हैं जो आपको जगह पर रोके हुए थी। उस बिंदु पर आपने गति की जो शक्ति बनाई है वह आपको आगे बढ़ाती रहती है। अगर आप सही दिशा में हैं तो आप प्रगति करते रहेंगे, जब तक कि कोई बाहरी शक्ति मुझे रोक ना दे। हाँ, एक बार फिर बाहरी परिस्थितियां, कई बार आप उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं, पैट ने कहा। लेकिन अगर आप हर बार इस नियम पर लौटते हैं तो आप हमेशा खुद को गति में ला सकते हैं और हर दिन 1% सुधार के अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य कर सकते हैं। पैट ने एक बार फिर एयरजेट्स चालू किए, अपना पैडल उठाया और मुस्कुराई। अब थोड़े विराम का समय है, आपको नहीं लगता? जब पैट ने बच्चों का होमवर्क निपटा दिया तो वे एयर हॉकी पैडल लेने के लिए आगे बढ़े। केन उनके बातचीत जारी रखने के लिए पैट के पीछे पीछे उनके ऑफिस में पहुंच गया। दीवारें ज्यादातर कांच की थीं और पैट की डेस्क पर उनके सामने बैठे केन को ऐसा लगा मानो उनके चारों तरफ सिर्फ कुआं और नीला आसमान हो। मुझे महसूस होता है जैसे मुझे हेयर सुधारने चाहिए, उसने कहा। लेकिन कार्लोस ने इस बात पर जोर दिया था कि मैं सिर्फ एक छोटे कार्य को चुनूं। मैं जानता हूं कि मैं अभी अभी शुरू किया है, लेकिन फिर भी मैं इस बात पर गौर कर रहा हूं कि मेरी पत्नी, बच्चे और सहकर्मी मेरे प्रयासों को कद्र नहीं करते। दरअसल वो मेरी ओर कुछ इस तरह देख रहे हैं कि मानो मैं किसी दूसरे युग में आया हूं। मैं सोचता हूं कि अगर मैं सिर्फ एक छोटा परिवर्तन ही किया तो मेरा जीवन कितना सुधर सकता है या बेहतर बन सकता है। क्या ये परिवर्तन वाकई महत्वपूर्ण होगा? हाँ केन, ये होगा। मैं इस पहेली की तरह जानती हूं, पैट ने निश्चितता के साथ कहा।
मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। मैं जब MIT इंस्टीट्यूट में कुछ समय के लिए कुछ दिन घर पर रहकर काम करने की अनुमति दी, तो मैं होम ऑफिस की संभावनाओं पर उछल पड़ी। ये आदर्श लग रहा था, क्योंकि आम जान में 1 घंटे की यात्रा करनी पड़ती थी जिसमें मैं पागल हो जाती थी। मैंने सोचा, समय में कुछ दिन घर पर रहकर काम करने का मतलब होगा कम अवधान आएगा और मैं ज़्यादा उत्पादक बन जाऊंगी। देखिए, जो मैं सोच रही थी वह नहीं हुआ, कम से कम शुरू में तो नहीं। दरअसल मैं घर और बाहर से कम खाने का काम खोजने लगी। मैं नौकरी संबंधी कामों को पूरा करने लगी और सोचने लगी कि ज़रूरत पड़ने पर मैं उन्हें रात को कर सकती हूँ। मेरे समय का अंत इस तरह हुआ कि मुझे जितना काम करना होता था उसको केवल आधा ही कर पाती थी। फिर मुझे रात भर काम करना पड़ता था। मेरा हाल तो मेरे विद्यार्थियों जैसा था जब उन्हें मुझे पेपर लिखकर देना होता था। उनके चेहरे पर एक दुखद भाव आया जब वे आगे बोलीं, सच कहूं तो इससे मुझे बहुत ज्यादा तनाव हो रहा था। कायाकल्प इनके रूप में आया। उन्होंने कहा और अपने पैर बगर में लहराते हुए अपनी हीलों को एक साथ टकराया। मेरी बहन ने मुझे ये जूते देते हुए कहा कि ये मेरे कामकाजी जूते हैं। उसने कहा, उन्हें पहनने का मतलब है कि मैं कार्य शुरू कर रही हूँ और उन्हें उतारने का मतलब है कि मेरा दिन का काम समाप्त हो गया है। इन जूतों ने चमत्कार कर दिया। जब मैं उन्हें पहनती हूं तो कार्य के सिवा कोई दूसरी चीज करना गवारा नहीं कर सकती। अब मेरा कार्य दिन में ही निबट जाता है। अब तो मेरे विद्यार्थी भी, जो रात भर काम करते हैं, दरअसल मेरी उत्पादकता तब के मुकाबले ज्यादा है जब मैं हर दिन ऑफिस जाती थी। उसने बताया कि वह कह सकती है कि कार्य में सिर्फ एक छोटा परिवर्तन था जो बड़े परिणाम की ओर ले गया। केन ने कहा, आप जानती हैं, इससे मुझे मेरे कजिन की याद आती है जो एक बेकरी और कॉफी शॉप चलाता था। उसके स्टोर के सामने कोई खिड़की नहीं थी, प्रवेश द्वार भी बहुत छोटा और उसके बाहर फुटपाथ पर साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं थी। लोगों को उसकी दुकान दिखती ही नहीं थी। फिर एक दिन उसके दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया। उसने दरवाजे के ठीक बाहर एक तरफ एक छोटी दीवार लगाई। उस पर उसने कुछ ताज़ा बेक किए हुए चीज़ों और कॉफ़ी मग को भी रखा और पंचा चला दिया। लोग रुक कर आसपास देखने लगे जब तक कि उन्हें ये पता नहीं चला कि खुशबू कहाँ से आ रही थी। उसकी बिक्री एक ही हफ्ते में दोगुनी हो गई। गेंद उसके गिराज में पहले से ही थी और पक का मूल्य $12 था। वो इसे एक आश्चर्यजनक घड़ी चीज कहता है, सिर्फ खुशकिस्मती मानता है। लेकिन क्या वो छोटा परिवर्तन है जिसकी तलाश आप कैन कर रहे हैं? हाँ कैन, वास्तव में ये लीवरेज का बेहतरीन उदाहरण है। लीवरेज व्यवहार में एक छोटे परिवर्तन की शक्ति को बढ़ा देता है। इसकी बदौलत आप एक छोटा परिवर्तन करके ज्यादा बड़ा परिणाम से सुधार कर सकते हैं। फिर से न्यूटन? केन ने आगे झुकते हुए उत्सुकता से पूछा। नहीं, इस बार हमें और पीछे जाना होगा, प्राचीन यूनानी आर्किमिडीज तक। पैट ने डेस्क से कुछ कागज हटाए और नीचे पेंसिल रखकर उसके ऊपर एक रूलर को संतुलित कर दिया। फिर उन्होंने पास के बुकशेल्फ से एक बड़ी हार्ड कवर डिक्शनरी उठाई और केन के सामने रख दी। अच्छा, तो अब आप इस डिक्शनरी को डेस्क से उठाइए, एक उंगली से। केन वो एक उंगली से डिक्शनरी को टेबल से उठा तो पाया, लेकिन यह आसान नहीं था। उन्होंने डिक्शनरी उसके हाथ से लेकर रूलर के एक सिरे पर रख दी। अब रूलर के दूसरे सिरे यानी लीवर को एक उंगली से उठाने की कोशिश करें। केन के बहुत कम प्रयास से डिक्शनरी टेबल से पूरी उठ गई। आर्किमिडीज ने इस तरह कहा था कि मुझे एक पर्याप्त लंबा और शक्तिशाली लीवर दे दो, मुझे एक धुरी दे दो, खड़े रहने की जगह दे दो और मैं दुनिया को हिला दूंगा। रोचक बात है ना? मैं दुनिया को हिला दूंगा, मैं दुनिया को हिला दूंगा, केन ने दोहराया और लीवर दबाकर डिक्शनरी को कुछ और ऊपर उठाया। आप जो भी कार्य करें उसमें छोटा सा ही सही परिवर्तन आपके लगाए प्रयास की तुलना में ज्यादा बड़े परिणाम देता है। किसी भी क्षेत्र में जो लोग शिखर पर हैं वे उस लीवरेज वाले कार्यों को पहचानने और उनका इस्तेमाल करने में बेहतरीन हैं, पैट ने कहा। तो ये दरअसल कार्य करने के तरीके में छोटा सा ही सही परिवर्तन करने के बारे में है, केन ने कहा। मेरा मतलब है, खास जूते पहनना कोई बड़ा प्रयास नहीं है, ना ही वो कार्य जो मेरे कजन ने किया, लेकिन परिणाम प्रयास की तुलना में ज्यादा बड़े हैं। सही कहा केन, ये 20/80 सिद्धांत है। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो, कई बार इसे परेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। केन ने सिर्फ इसमें परेटो सिद्धांत में काम किया था, वो प्रशिक्षण सदस्यों में इसका इस्तेमाल कर चुका था। पैट ने इसे उलट पुलट कर दिया था और 20/80 के बजाय 80/20 सिद्धांत कह दिया था, लेकिन ये समझ में आता था, दिन ढल रहा था। ये सब अर्थशास्त्री परेटो से शुरू हुआ, जिन्होंने इस बात पर गौर किया कि 20% लोग 80% दौलत के स्वामी होते हैं, पैट ने कहा। बाद में पता चला कि ये संबंध हर जगह देखा जा सकता है। आमतौर पर 20% प्रोडक्ट्स 80% आमदनी के लिए जिम्मेदार होते हैं। रेस्टोरेंट की 80% आमदनी 20% मेन्यूज के लिए जिम्मेदार होती है। कॉलेजेस में तकरीबन 20% विद्यार्थियों को मेरे लगभग 80% समय की ज़रूरत होती है। आप भी शायद 20/80 सिद्धांत को हर दिन सक्रिय देख सकते हैं। केन ने उन सभी 20/80 विभाजनों के बारे में सोचा जिन्हें वो अपनी नौकरी में देख सकता था। फिर वो बोला,
पैट, मैं निश्चित रूप से इसे अपने जीवन के सभी पहलुओं में सक्रिय देख सकता हूं, लेकिन शायद आपको पता होना चाहिए कि इसे दरअसल 80/20 सिद्धांत कहा जाता है। वो नहीं चाहता था कि इतनी चतुर महिला दूसरों के सामने गलत शब्दावली का इस्तेमाल करके लज्जित हो। आमतौर पर इसका इस्तेमाल वस्तुओं के मामले में किया जाता है, जैसे कंपनी के 80% प्रोडक्ट्स इसकी 20% बिक्री के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसा कि आपने अभी अभी जिक्र किया था। लेकिन शायद हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम चीज़ें करने के अपने तरीकों को कैसे बदलें। ओहो, गंभीरता से, आप मेरी कक्षा में कब दाखिला ले रहे हैं? वे डेस्क के पीछे से उछली और एक बड़ा व्हाइट बोर्ड खोल दिया। स्पष्ट रूप से वे इसके एक सिरे पर कोई समस्या सुलझा रही थी। पैट की लिखी बातें कैन को शब्दों के बजाय चित्रलिपि जैसी लग रही थी, इसलिए पैट ने इसे दूसरी तरफ कर दिया, जो साफ था। हमारा व्यवहार, यदि आप चाहें तो कह सकते हैं कि हमारा कार्य निश्चित परिणामों की ओर ले जाता है। उन्होंने रेखाचित्र खींच दिया। 20/80 सिद्धांत जहां उसे लागू होता है। यह किसी वेयरहाउस के प्रोडक्ट्स और ग्राहकों जैसे बाहरी घटकों से परे जाता है। इसका संबंध सीधे आपसे है केन, हर व्यक्ति से है। इसका संबंध सीधे आपसे, आपके कार्यों से और उन कार्यों द्वारा उत्पन्न परिणामों से है। हम जानते हैं कि अगर हम अपने कार्य करने के तरीके में एक छोटा परिवर्तन कर दें तो लीवरेज की शक्ति के कारण हमें ज्यादा बड़े आकार के परिणाम मिल सकते हैं। सही है? हाँ, केन ने कहा और पैट ने रेखाचित्र में जोड़ा। अगर हम अपने कार्य करने के तरीके में एक छोटा परिवर्तन कर दें तो लीवरेज की शक्ति के कारण हमें ज्यादा बड़े आकार के परिणाम मिल सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, आपको परिणामों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। आपको उन व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो ज्यादा आकार के परिणाम उत्पन्न करते हैं। आपको ऐसे कार्यों को पहचानने और शुरू करने की जरूरत है जो ज्यादा बड़े परिणाम उत्पन्न करें। इसलिए हम इसे 20/80 सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने शीर्षक देकर रेखाचित्र पूरा किया। वे सेल्स डिपार्टमेंट में गई और अपने 3 सेल्स मैनेजर्स के साथ काम करके कुछ लीवरेज वाले उन 2-3 परिवर्तनों को पहचाना जो सेल्समैन अपनी कार्यशैली में कर सकते थे। ये परिवर्तन करना सेल्समैन के लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन परिवर्तनों से कंपनी का मुनाफा बेहतर हो गया। कार्लोस कहता है कि परिणाम आश्चर्यजनक थे। हो सकता है कि परिणाम तुलनात्मक रूप से उससे 20/80 सिद्धांत के हिसाब से हमारा ध्यान वहां केंद्रित होता है जहां ऐसे सचमुच केंद्रित होना चाहिए। हमें अपने कार्यों में उन छोटे परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है जो हमारे परिणामों में बड़े परिवर्तन उत्पन्न करें। 20/80 सिद्धांत, केन ने कहा और इसकी कठोरता परीक्षा ली। उसे इसकी खिसक पसंद आई और इसे सचमुच फोकस नहीं आ गया जहां इसे होना चाहिए था। उस आम उदाहरण के साथ भी जिसमें किसी कंपनी के 20% प्रोडक्ट्स 80% आमदनी के लिए जिम्मेदार होते हैं, मैं देख सकता हूं कि इसे 20/80 सिद्धांत में मानने से ज्यादा मदद मिलती है। पहले 80% आमदनी के बारे में सोचने के बजाय पहले उन 20% प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना ज्यादा उपयोगी होता है जो 80% आमदनी उत्पन्न कर रहे हैं। उसने कंपनीज के लिए उन बेहतर परिणामों की कल्पना की, बशर्ते वे उन 20% प्रोडक्ट्स की विशेषताओं पर, उन्हें खरीदने वाले ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करें और बाजार में वैसी ही नई प्रोडक्ट्स लाएं। आखिर केन मुस्कुराया और उसे एहसास हुआ कि 20-80 के बजाय 80-20 पर ध्यान केंद्रित करना भी कार्य में एक छोटे परिवर्तन का उदाहरण था जो उसे बड़ा आकार का परिणाम उत्पन्न कर सकता था, क्योंकि इस वजह से वो ऐसे आम काम के उन छोटे परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करने लगते थे जो उपलब्धि में बड़े परिवर्तन उत्पन्न कर सकते थे। आपको देखना चाहिए कि कार्लोस ने लिवरेज की शक्ति समझाने के बाद अपनी कंपनी में क्या किया, पैट ने कहा। उन्होंने कंपनी के हर व्यक्ति को 1% का फॉर्मूला बताया और उन सभी से कहा कि वे 1% बेहतर बनने के लिए खुद को समर्पित करें। मैं सोचता हूं कि यह बहुत बढ़िया है, केन ने कहा। मेरा मतलब है 1% सुधार से कौन इनकार कर सकता है? बिल्कुल। फिर उन्होंने अपने अध्ययन से लोगों के साथ बहुत समय लगाकर व्यवहार के उन छोटे परिवर्तनों को पहचाना जिनसे बड़े आकार के परिणाम मिले। उन्होंने जो एक चीज की वह बहुत सरल थी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति अपने सहकर्मियों से ज्यादा सम्मानजनक और सकारात्मक व्यवहार करे, क्योंकि शोध से पता चलता है कि आप एक दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, अंततः अपने ग्राहकों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। वे सेल्स डिपार्टमेंट में गईं और अपने 3 सेल्स मैनेजर्स के साथ काम करके कुछ लीवरेज वाले उन 2-3 परिवर्तनों को पहचाना जो सेल्समैन अपनी कार्यशैली में कर सकते थे। ये परिवर्तन करना सेल्समैन के लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन परिवर्तनों से कंपनी का मुनाफा बेहतर हो गया। कार्लोस कहते हैं कि परिणाम आश्चर्यजनक थे। हो सकता है कि परिणाम तुलनात्मक रूप से छोटे, लेकिन वे उच्च लीवरेज वाले परिवर्तन थे, इसलिए उनकी कंपनी को और भी ज्यादा लाभकारी है। कुछ महीनों बाद मेरे पास आकर उन्होंने एक रोमांचक खोज के बारे में बताया।
उन्होंने कहा, परिवर्तनों का एक साइड इफेक्ट था, एक आश्चर्यजनक साइड इफेक्ट। जब आप तालाब के बीच में एक पत्थर गिराते हैं तो इससे लहरें उठकर बाहर की ओर फैलती हैं और पूरे तालाब पर असर डालती हैं। यही 1% के फॉर्मूले के साथ होता है। एक बार जब आप अपने कार्य करने के तरीके में सही परिवर्तन शुरू कर देते हैं तो प्रभाव बाहर की ओर फैलता है और प्रेरणा के शुरुआती बिंदु के आसपास सभी संबंधों को प्रभावित करता है। सचमुच? केन ने पूछा। किस तरह? कार्लोस के मामले में जल्दी ही कंपनी का हर व्यक्ति अपने काम में ज्यादा गौर करने से संलग्न हो गया। कर्मचारी अपने मैनेजर्स के पास जाकर उन परिवर्तनों के सुझाव देने लगे जिनसे ज्यादा आकार के परिणाम मिल सकें। तो ये हो रहा है कि कंपनी में कई लोगों ने अपने व्यवहार में कुछ छोटे लेकिन लीवरेज वाले परिवर्तन कर लिए थे, जिसके फलस्वरूप काफी सुधार हुआ। केन ने कहा और ये सुनिश्चित करना चाहा कि उसने बात को सही समझा है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने जो किया था वो केवल 1% परिवर्तन था, क्योंकि यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसने ज्यादा बड़े आकार के परिणाम दिए। लहरें पूरी कंपनी में फैल गईं। सही कहा केन। एक बार जब लोगों ने परिणाम देखे तो वे दूसरी चीजें आजमाने के लिए प्रेरित हो गए। जब वे कारगर रहीं तो वे ज्यादा कार्य करते रहे। वैसे ये गति कायम रखने का एक उदाहरण है जो असल जिंदगी से लिया गया है। इससे मैं नोटबुक का पन्ना पलटता हूं। उन्होंने पेंसिल उठाई और पूछा, क्या मैं इसमें कुछ जोड़ सकती हूं? जाहिर है, केन ने कहा। पैट ने एक शब्द लिखा जिससे अब ये इस तरह से हो गया। संलग्नता। केन ने बाहर पेड़ के ऊपरी हिस्सों को देखा और पल भर के लिए सोचा कि उच्च लीवरेज वाले परिवर्तन उसके ऑफिस में कैसा प्रभाव डाल सकते हैं। उसने कल्पना की कि ये कैसा होगा जब प्रभाव पूरे ऑफिस में लहरों की तरह फैलेगा और जब प्रेरणा कार्यचक्र की बदौलत हर व्यक्ति अपनी नौकरी में ज्यादा संलग्नता महसूस करने लगेगा। उसने सपना देखा कि गति पूरी प्रक्रिया को जारी रखने में कैसे मदद करेगी। उसे हर चीज को जज्ब करने के लिए पल भर का समय देने के बाद पैट ने आगे कहा, देखिए केन, मैं आपको ये आभास नहीं देना चाहती कि ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ बड़े कॉरपोरेशंस के लिए है। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को बताती हूं कि भौतिकी के नियम हर चीज पर लागू होते हैं, जिससे हम चारों ओर देख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजों पर भी देखे सकते हैं। ये बात मैं आपसे ही कहना चाहती हूं। ये सिद्धांत आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं। वे करियर, सेहत, फिटनेस और किसी नई योग्यता को सीखने या किसी पुरानी योग्यता को निखारने पर भी लागू होते हैं। उन्होंने कहा। संबंधों पर? केन ने पूछा। 1% का फॉर्मूला मेरी निजी जिंदगी में वाकई महत्वपूर्ण रहा है, पैट ने जवाब दिया। जब कार्लोस ने मुझे परिणामों के बारे में बताया और मैंने देखा कि लीवरेज और गति का 1% का मिलाकर सही तरीके से उपयोग करना संलग्नता में बदल सकता है, तो मुझे एक ऐसी चीज का एहसास हुआ जिस पर मुझे गर्व नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, 1% का फॉर्मूला मेरी निजी जिंदगी में वाकई अहम रहा है। केन जल्दी से खिड़की की बजाय उनकी ओर देखने लगे। मैं अपने विवाह में पूरी तरह संलग्न नहीं थी। मैं अपने बच्चों के साथ पूरी तरह संलग्न नहीं थी। मैं पूरी तरह से मौजूद नहीं थी। केन अब सिर हिला रहे थे, एक दोस्ताना संकेत दे रहे थे ताकि वे जान सकें कि वे निश्चित रूप से अकेले नहीं थे। ओह, मैं भीतर की वैज्ञानिक ऐसी बातों की आदी नहीं हूं, लेकिन देखिए, मैंने दरअसल छोटी चीजें की थीं। वे अब एक तरह से हास्यास्पद लगती हैं। पैट, आगे बोलो। मैं शर्त लगाता हूं कि आप जितना सोचती हैं वे उससे बहुत कम हास्यास्पद होंगी और बहुत मददगार भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने निर्णय लिया कि जब मेरे परिवार वाले मुझसे बात करेंगे तो मैं अपना ध्यान भटकने नहीं दूंगी। मैं पूरे समय उनसे नजर मिलाकर उन पर ध्यान दूंगी। हर दिन मैं एक बड़ी गले लगूंगी जो दिखाएगी कि मैं उनसे प्रेम करती हूं। एक आलिंगन, एक चुंबन या मैं तुमसे प्यार करती हूं कहूंगी। सप्ताह में एक दिन मैं कुछ खास करूंगी, जैसे उनका पसंदीदा भोजन बनाऊंगी या उनका कोई काम करूंगी। केन एक बार फिर मुड़ गया। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। पैट, ये करने के लिए बेहतरीन चीज है, उसने कहा। उसके प्रिय गीत की एक पंक्ति उसके दिमाग में आई। एक कयानदला शब्द आंसू नहीं जाता, लेकिन अक्सर ये अनमोल रह जाता है। उसने सोचा, ये उन शब्दों को कहने शुरू करने का समय था। वास्तव में पैट ने जिन कार्यों का जिक्र किया था वे सब आसान थे, जिन्हें वो तत्काल शुरू कर सकता था और उनका बेहद बड़ा प्रभाव पड़ेगा। घर पर भी लेवरेज प्रभाव आने लगा, उसने कहा। वे हंसते हुए आगे बोली, मैं आपकी बात का मतलब समझती हूं कि आपको इस तरह देखा जाता है मानो आप किसी दूसरे ग्रह से आए हों, लेकिन लंबा समय नहीं लगा जब प्रभाव ना सिर्फ मेरे बच्चों और पति तक बल्कि दोस्तों और परिवार वालों तक भी फैलने लगा। काफी जल्दी मुझे ज्यादा आलिंगन मिल रहे थे। मेरे लिए कमी मेरा पसंदीदा भोजन बनाया जा रहा था और मैं गौर कर रही थी कि जब मैं बोलती थी तो लोग मेरी बात पर पूरा ध्यान देते थे। ओह, यकीन है कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। ओह, इसके समर्थन में वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं, उन्होंने जवाब दिया। और केन ने गौर किया कि अब वे दोबारा तैराकी के बारे में बात करने पर बहुत सहज लगे रही थीं।
यदि आपका कोई मोटा मित्र है तो उसके खुश होने की 57% ज्यादा संभावना है। उन्होंने कहा, यदि आप धूम्रपान करते हैं और आपका कोई मित्र सिगरेट पीना छोड़ देता है तो आपको 30% सफल होने के ज्यादा अवसर हैं, बजाय उसके कि आप सिगरेट पीते रहें। यह दरअसल काफी रोचक शोध है। उन्होंने अपनी डेस्क की दराज खोलकर उसमें से एक कागज बाहर निकाला। केन ने गौर किया कि इसके सबसे ऊपर लिखा था कनेक्टेड निकोलस क्रिस्ताकिस और जेम्स फाउलर द्वारा लिखी पुस्तक। ये हार्वर्ड और येल के प्रोफेसर्स द्वारा लिखी पुस्तक पर मेरे नोट्स हैं, जो उनके दीर्घकालिक अध्ययन पर आधारित है। उन्होंने पाया कि जब आप ज्यादा खुश होते हैं तो इसका एक गहरा लहर प्रभाव हो सकता है। इससे आप लोगों को भी ज्यादा खुश कर सकते हैं, जिन्हें कि भले ही आप नहीं जानते हों। आप मजाक तो नहीं कर रही हैं, ये सच है। अगर आप खुश होते हैं, उन्होंने अपने नोट से पढ़ना शुरू किया, तो आपके पड़ोसी के खुश रहने की संभावना 34% ज्यादा रहती है। आपके जीवन साथी के खुश रहने की संभावना 8% ज्यादा होती है। 1 मील के भीतर रहने वाले भाई बहन के खुश रहने की संभावना 14% ज्यादा होती है। 1 मील के भीतर रहने वाले मित्र के खुश रहने की संभावना 25% ज्यादा होती है। आपके मित्र के खुश रहने की संभावना 10% ज्यादा होती है। वाह, मित्र का मित्र भी, केन ने बीच में कहा। इंतजार करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। आपके मित्र के खुश रहने की संभावना 5.6% ज्यादा होती है। जाहिर है, ये सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित नहीं होता। यानी अगर आपका पड़ोसी खुश है तो इससे स्वाभाविक रूप से 34% संभावना बढ़ जाती है कि आप और आपका परिवार खुश होंगे। केन एक साथ हतप्रभ और खुश दिख रहा था। यह सिर्फ आर्किमिडीज ही नहीं है, हम में से हर व्यक्ति में दरअसल संसार को हिलाने की शक्ति है, नहीं क्या? एक बार में 1%, पैट ने आगे जोड़ दिया। हम में से हर व्यक्ति में दरअसल संसार को हिलाने की शक्ति है, एक बार में 1%।